All right, so hello everyone. Welcome to this session on Indian polity and governance. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल 19 जो प्रोवाइड करता है 6 तरह की डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली एक्सेट्रा। तो आज हम डिटेल में डायनामिक्स समझेंगे इस टॉपिक का और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये राइट, द राइट टू फ्रीडम, और कौन कौन सी फ्रीडम्स इसमें इंक्लूडेड है। तो ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 19 में। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला टॉपिक है। कहीं कहीं पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है और ये एक तरह का थंब रूल है कि जो चीजें अक्सर न्यूज में रहती हैं, जो चीजें अक्सर कंट्रोवर्सी में रहती हैं, पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में उस तरह के टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो यू might be understanding the importance of this topic कि ये कितना ज्यादा important है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। फिर से आप थोड़ा सा कॉलोनियल एरा याद कर लीजिए। पीपल वर नॉट अलाउड टू स्पीक, दे वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, दे वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। व्हाई? Because it was colonial era. No fundamental rights were guaranteed to the citizen, especially the people of India. There were all the rights available to the whites, yani ki Britishers, but there were absolutely no rights available to the Indians, yani ki non-whites. ये लोग रेशियली हमको ब्राउन्स और ब्लैक्स कहा करते थे, है ना। तो हमारे लिए तो कोई भी राइट्स नहीं थी। अखबार नहीं छाप सकते थे, आप अपनी बातें कह नहीं सकते थे, ऐसा। और कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, जैसे आपको याद होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कि भाई प्रेस की फ्रीडम को कर्टेल डाउन करने की कोशिश करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप कुछ बोलो तो आपको जेल में डाल देंगे, आप अखबार में कुछ छाप दो तो आपको जेल में डाल देंगे, आपको पर सिडिशन का मुकदमा चलाकर जेल में डाल देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप असेंबल नहीं हो सकते हो पीसफुली, याद करो जलियांवाला बाग। There was no freedom. What they were doing nothing. They were just having a meeting, that too very peacefully. But there was no right available to Indians. एसोसिएशंस नहीं बना सकते थे, बहुत सारे एसोसिएशंस जो बनते थे उन पर बैन लग जाता था और उन एसोसिएशन से रिलेटेड जो मेंबर्स थे उनको जेल डाल दिया जाता था, एक्सेट्रा। ऑक्यूपेशन की, प्रोफेशन की फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि कुछ तरह के ऑक्यूपेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थे। आपको बाबू बनना है या क्लरिकल ग्रेड चाहिए तो आप बन सकते हो, लेकिन आप कभी ऑफिसर नहीं बन पाओगे, आप जज वज नहीं बन पाओगे, सिविल सर्विसेज में आपके लिए एंट्री नहीं है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें थी। तो ऐसी सारी फ्रीडम्स अवेलेबल नहीं थी कॉलोनियल एरा में। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे लार्जली वो फ्रीडम फाइटर्स थे, और ये सारे लोगों ने ये सब समय देखा था कि भाई कैसे गवर्नमेंट कुचल रही थी लोगों के अधिकार को। इसीलिए तो वो सब दुखी थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो उनने कहा कि जब हम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम इंश्योर करेंगे कि हमारे सिटीजन्स को कम से कम ये जो बेसिक राइट्स हैं ये प्रोवाइड हो, इस तरह के जो फ्रीडम है वो प्रोवाइड हो, क्योंकि हमने वो दुख झेला है ना। तो हम इंश्योर करेंगे, और वो सारी राइट्स इंश्राइन की गई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में। वो सारी फ्रीडम्स, वो सारी आजादियां, वो सारी स्वतंत्रताएं इंक्लूड की गई, है ना। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस नहीं था। इंडिपेंडेंस का मतलब था फ्रीडम भी तो हो सिटीजन्स के पास, है ना। फ्रीडम भी तो हो सिटीजन्स के पास। ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिश रूल से आप इंडिपेंडेंट हो गए, लोकल रूल आ गया, इंडियन रूल आ गया, लेकिन स्थिति जो की त्यों है, ऐसा तो नहीं है।
तो इसके लिए ये आर्टिकल 19 रखा गया। आइए देखते हैं कि क्या है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है राइट टू फ्रीडम। कई तरह की फ्रीडम्स को आर्टिकल 19 बताता है। कितने तरह की? 6 तरह की टोटल फ्रीडम आर्टिकल 19 बताता है। और इन सारी फ्रीडम्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं डेमोक्रेटिक फ्रीडम। डेमोक्रेटिक स्टेट हमने प्रियम्बल के ड्यूरिंग समझने की कोशिश की थी। एक ऐसा स्टेट जिसमें गवर्नमेंट जो होगी वो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल हो। दैट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सेटअप वाला स्टेट इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। एंड अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज सेंसलेस इफ इट डज नॉट गारंटी डेमोक्रेटिक फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। तो ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट और स्ट्रेंथन रखने के लिए ये 6 फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई। इसीलिए इन फ्रीडम्स को हम कलेक्टिवली डेमोक्रेटिक फ्रीडम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक तंदुरुस्त जमहूरियत, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। यदि ये 6 फ्रीडम सिटीजन्स के लिए नहीं है तो इट इज डेमोक्रेसी जस्ट इन दी नेम, नॉट इन दी फॉर्म। सिर्फ नाम मात्र की वो डेमोक्रेसी है, काम की डेमोक्रेसी नहीं होगी यदि ये फ्रीडम लोगों को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात एक जो मैं अगली आपको बताने जा रहा हूं, these freedoms are available only to citizens of India. These rights, these freedoms are available only to citizens of India. कोई अमेरिकन इंडिया में आकर क्लेम नहीं कर सकता कि साहब हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या फिर इंडिया में हमारे पास राइट टू प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन हम फॉलो कर सकते हैं, तो इंडिया में आकर हम आईएएस बन जाएंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नहीं भाई, आपको सिटीजन होना जरूरी है, तब जाकर आप ये फ्रीडम्स एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर एक और बहुत जरूरी बात यह है कि सिटीजन्स में इंक्लूड होते हैं लीगल पर्सन। देखिए, पर्सन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन यानी कि हम और आप। एक होते हैं लीगल पर्सन, जो एक्चुअली पर्सन तो नहीं है बट लॉ उनको एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि फर्म्स, जैसे कि कंपनीज, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस। आपने सुना होगा कि फला फर्म पर केस हो गया, ढिमकाना फर्म ने केस कर दिया, तो केस तो भाई पर्सन्स के अगेंस्ट होता है ना। तो ऐसे पर्सन्स को लीगल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन कहते हैं। तो यहां पर सिटीजन्स में वो ज्यूरिस्टिक पर्सन या लीगल पर्सन भी इंक्लूड हो जाते हैं, कंपनीज वगैरह इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन कंपनीज के लिए कवर अप नहीं करता है। फॉरेन कंपनीज या फॉरेन सिटीजन आर्टिकल 19 में दी हुई राइट टू फ्रीडम को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टेट एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। स्टेट आपकी इन राइट्स को नहीं छीन सकता है, या स्टेट आपकी इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं चुप रहो, चुप बैठो, ये मेरी क्लास है। मैं क्या हूं? मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूं। तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाओगे मेरे अगेंस्ट कि साहब, जज साहब, वरुण सर ने अपनी क्लास में हमको चुप रहने का बोल दिया, हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वी हैव राइट टू स्पीक, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये हमारी राइट वायलेट कर रहे हैं, तो आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? These rights are protected against state, not against private individuals. ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कितने तरह की फ्रीडम्स आर्टिकल 19 देता है? तो देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में 7 तरह की फ्रीडम बताई गई थी। टोटल 7 नंबर था फ्रीडम्स का। ठीक है, टोटल 7 नंबर था फ्रीडम्स का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने
7 में से एक फ्रीडम को हटा दिया गया। उस फ्रीडम का नाम था राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, आप याद करो आर्टिकल 31 एलिमिनेट हुआ था 44th अमेंडमेंट में। हमने ये डिस्कस किया था पहले भी कि राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट में हटा दिया गया था। उसी राइट का एक फर्दर एक्सटेंशन आर्टिकल 19 में भी था। ठीक है, जो कहता था राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो आर्टिकल 19 का भी वो पार्ट 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। तो अब कुल 6 तरह की फ्रीडम्स हैं। ठीक है, अब 7 नहीं 6 तरह की फ्रीडम आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है, जो हम आगे जाकर देखने वाले हैं। पहले 2 पॉइंट और हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम वो 6 फ्रीडम बारी बारी देखेंगे। सो these 6 rights provided under article 19 are not absolute. ये संपूर्ण अधिकार नहीं है, ये कंप्लीट राइट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब कि these rights are subject to reasonable restrictions. इन राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इन पर युक्त निर्बंधन, इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। हमने बार बार एक बात की चर्चा की है कि रीजनेबल का मतलब होता है विच इज जस्ट एंड फेयर, विच इज जस्टिफाइड एंड विच इज फेयर इज रीजनेबल। सो दीज रेस्ट्रिक्शन शैल बी रीजनेबल। और कौन प्रोवाइड करेगा ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन? तो खुद आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। जब हम आर्टिकल 19 को डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि हर फ्रीडम के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो कोई भी राइट आर्टिकल 19 में जो प्रोवाइडेड है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ आर्टिकल 19 में जो रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं के सब्जेक्ट वो होगा, किसी और अन्य ग्राउंड पर उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 19 ने ही जो रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं वे ही मान्य होंगे, कोई दूसरे ग्राउंड मान्य नहीं होंगे। ठीक है, और एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल 19 से रिलेटेड, प्रिलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। When proclamation of a national emergency is made, when proclamation of national emergency is made, these 6 fundamental rights are automatically suspended. The word which is to be focused here is automatically suspended. जब नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा का प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट साहब कर देंगे, ठीक है, तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा का मतलब अलग से ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब को कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दो। उनने यहाँ इमरजेंसी लगाई और उधर आर्टिकल 19 सस्पेंड हुआ, ये बात कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी नाम ही बता रहा है, एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन, एक ऐसी आपातकालीन स्थिति जिसमें कंट्री की सिक्योरिटी डेंजर में हो, देश की सुरक्षा खतरे में हो। किस वजह से? 3 वजहों से, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। युद्ध, सशक्त विद्रोह और एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण, किसी फॉरेन टेरिटरी से आक्रमण जो हो रहा है। इन 3 वजहों से यदि हमारे कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में है तो प्रेसिडेंट साहब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देते हैं अंडर आर्टिकल 352 352 में। ठीक है, और ये नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बताया था पूरे नेशन पर भी अप्लाई हो सकती है या फिर किसी पार्ट में भी
जिस पार्ट से ये खतरा हो। एग्जाम्पल के लिए समझे, यदि पाकिस्तान की तरफ से कुछ वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन जैसी चीज हो रही है तो सिर्फ बॉर्डरिंग एरिया उससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, ये सारे जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, इनकी सिक्योरिटी थ्रेट में होगी, तो सिर्फ इतने पार्ट में लग सकती है ना नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी की पूरी कंट्री में लगना पड़ेगा। तो जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाएगी तो ये 6 की 6 फंडामेंटल राइट्स, ये 6 की 6 जो फ्रीडम्स प्रोवाइड है अंडर आर्टिकल 19, ये सब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली इज द वर्ड विच इज टू बी फोकस्ड, ठीक है। इसके लिए कोई भी सेपरेट ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। ये सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आर्टिकल 19 से रिलेटेड। आइए अब हम देखते हैं वो 6 राइट्स है कौन सी, वो 6 फ्रीडम जो हमें प्रोवाइड की गई है वो कौन सी हैं। तो वो सारी प्रोवाइडेड है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 6 तरह की फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम आर्टिकल 19(1)(a). यहां पर कॉमा लगा हुआ है, एक्चुअली कॉमा नहीं है, ये दो ब्रैकेट्स हैं, 19 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और ये बात करती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप सभी के पास ये राइट है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकें, और इस बात को इंश्योर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप याद रखें हिस्टोरिकल। तो जब हम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में थे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थी इंडियन सिटीजन्स के लिए। इनफैक्ट ये राइट बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सब्जुगेट की जाती थी, लोगों की आवाज दबाई जाती थी। लेकिन जब हम आजाद हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाने की प्रोसेस में लग गए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। एक डेमोक्रेटिक स्टेट में सिटीजन्स का एक्सप्रेशन, सिटीजन्स का पॉइंट ऑफ व्यू, उनके बिलीफ, ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस आर्टिकल को इंश्राइन किया गया। और पिछले 70-75 सालों में जब से हम आजाद हुए हैं, ये बहुत ही डायनामिक टॉपिक रहा है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट बनकर इमर्ज हुआ है, और जुडिशरी ने लगातार इसको लिबरली इंटरप्रेट किया है। कोशिश की है कि जितने मल्टीपल डायमेंशंस कवर कर पाए, जितना ब्रॉडली इसको कवर कर पाए उतना कवर करें, ठीक है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को लेकर यह भी कहा है कि दिस इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपकी जीने की जो स्वतंत्रता है उसका एक अभिन्न अंग है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि मोटा माटी आप ये माने कि मनुष्यों और जानवरों में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो है एक्सप्रेशन का। हालांकि आई डिसएग्री ऑन दैट, इवन द एनिमल्स एक्सप्रेस, एनिमल्स डू एक्सप्रेस, है ना। तो यदि उनके लिए भी एक्सप्रेशन इतना जरूरी है तो मनुष्यों के लिए तो कितना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिबरली इंटरप्रेट करते हुए इसकी बहुत ही उदारवादी व्याख्या करते हुए कहा कि इट इंक्लूड्स राइट टू एक्सप्रेस व्यूज, express opinions, express beliefs and convictions freely. Express views, opinions, beliefs and convictions freely by word of mouth. आप बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हो, by writing,
by printing, by picturing और एनी अदर मैनर। ठीक है, एक्सप्रेस करने के अलग अलग वेज होते हैं। ठीक है, कोई पेंट करके एक्सप्रेस करता है, कोई फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करके एक्सप्रेस करता है, फोटोग्राफर्स अपनी फोटोग्राफी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग बोलकर एक्सप्रेस करते हैं। ये सारे एक्सप्रेशन के तरीके हैं और ये सब इंक्लूसिव है इस राइट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर राइट में इंक्लूड किया गया, कौन कौन से वो केसेस थे, कैसे इसका एम्बिट बहुत ब्रॉड कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सो दिस राइट आर्टिकल 19(1)(a), द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स नंबर 1 फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस यानी कि प्रिंट मीडिया and electronic media, and in the modern era it also includes the social media। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो यूट्यूब पर ऑपरेट करते हैं, वेबसाइट्स हैं चैनल्स की, एप्स हैं, है ना। तो वो भी एक तरीका अब आ चुका है सोशल मीडिया के इमरजेंस के साथ, तो वो सब इसमें इंक्लूसिव हो जाता है। तो 19(1)(a) में प्रेस की फ्रीडम भी इंक्लूडेड है। और ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 के केस में। ठीक है, ये एक प्राइवेट पब्लिकेशन ग्रुप था, इस पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा रही थी, तो ये कोर्ट पहुंच गए कि साहब ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। पहले तीन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये तीन आधार स्तंभ है, ये तीन पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। और चौथा पिलर जो है, जो अकाउंटेबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है इन तीनों पिलर्स की, वो होता है प्रेस। क्योंकि प्रेस का काम क्या है कि यदि ये तीनों ऑर्गन्स में से कोई भी ऑर्गन गड़बड़ कर रहा है तो उसके बारे में एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करें, अपने आर्टिकल्स में, अपने शोज में, अपने टॉक शोज में उनके बारे में रिपोर्टिंग करें और कोशिश करें कि उनको आर्बिटरी बिहेव करने से रोकें। तो प्रेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ ही आप याद करो हिस्टोरिकल एरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे लॉज आते थे जो लगातार रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे मीडिया को, है ना। तो उस चीज को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और ये कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ अपने बिलीफ या ओपिनियन को एक्सप्रेस करना नहीं, दूसरे के बिलीफ और ओपिनियंस, उनके कन्विक्शंस को एक्सप्रेस करना भी इसमें इंक्लूडेड है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी नाइसली, दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन 19(1)(a). ठीक है, सेकंड पॉइंट कहा फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। व्यवसायिक जो विज्ञापन आते हैं वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। ये जो एड्स आते हैं, आप टीवी देखते होंगे तो सीरियल्स के बीच में एड आते हैं, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं, मूवीज देखने जाते हैं तब भी इंटरवल में, मूवी के पहले और मूवी के बाद में बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं। सो दिस कमर्शियल एडवर्टीजमेंट इज आल्सो इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बात कही थी टाटा प्रेस वर्सेस MTNL 1995 के केस में, दैट एडवर्टीजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट सेज राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस। आप यदि किसी से फोन पर बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, और ये आपका जो राइट टू एक्सप्रेशन है ये फ्री होना चाहिए। यदि आपको ये पता चले कि आपका फोन कहीं से टैप हो रहा है तो क्या आप फ्रीली एक्सप्रेस अपने आप को कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे। सो दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस। ऐसे नॉर्मली ये चीज अलाउड नहीं है। कोई आपकी प्राइवेट बातें, कॉन्फिडेंशियल बातें, प्रिविलेज्ड बातें नहीं टेप कर सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन है ना जी। मैं किसी से क्या बात कर रहा हूं, ये हम दो लोगों के बीच की बात रहेगी ना, तीसरे को उसको जानने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये टेपिंग अलाउड नहीं है, ये भी इसी का पार्ट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज को जानने का भी राइट हर सिटीजन के पास है। और ये राइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसी राइट का एक फर्दर मैनिफेस्टेशन है द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू आप अपने देश की और अपने स्टेट की गवर्नमेंट से पूछ सकते हो कि भाई साहब आपने फला काम किया या नहीं किया, ढिमकाने काम में कितना खर्चा किया, इतना इतना पैसा अलॉट हुआ था वो कहाँ गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको जानने का अधिकार है, ठीक है। ये भी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ साइलेंस। यू मे चूज टू रिमेन साइलेंट। ये फोर्स्ड राइट नहीं है, आप चाहो तो ना बोलो, ठीक है। आप चाहो तो चुप रह सकते हो, किसी बात का जवाब ना देना भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बेसिकली इट इज योर ओन डिस्क्रिशन, आपका स्वयं का विवेकाधिकार है कि कब आप बोलना चाहते हैं, कब आप बोलना नहीं चाहते हैं, किस बारे में आप बोलना चाहते हैं, वो भी आपका अधिकार है। कितना बोलना चाहते हैं और कितना नहीं बोलना चाहते हैं, ये भी आपका अधिकार है। सो दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सो राइट टू डेमोन्स्ट्रेट बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। आप प्रदर्शन तो कर सकते हो लेकिन आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, हड़ताल पर नहीं जा सकते। ये बात इस आर्टिकल में कही गई है, ठीक है। हड़ताल पर जाने का राइट आपको कोई और स्टैट्यू दे दे तो वो एक अलग बात है, बस इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये राइट नहीं है। राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक यानी हड़ताल। हड़ताल जानते हो ना आप लोग, क्या होता है कि जिसमें आप काम धाम बंद करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हो किसी चीज के विरोध में, अपने किसी ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए काम धंधा बंद करके स्ट्राइक पर चले जाते हो, ठीक है। वो राइट यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड है। आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, आप प्रोसेशन निकाल सकते हो, जुलूस आप पीसफुली असेंबल होके विरोध कर सकते हो एक्सेट्रा, बट यू कांट गो ऑन स्ट्राइक। क्यों? क्योंकि इससे डिस्टरबेंस हो जाता है नॉर्मल लाइफ में। आप सोचिए सभी डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले जाए तो क्या होगा? क्या ये कंट्री चल पाएगी? या फिर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स स्ट्राइक पर चली जाए तो क्या होगा? या फिर सोचें आपकी सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स स्ट्राइक पर चले जाए, क्या होगा? कितना ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा हमारी डे टू डे लाइफ में। इसलिए डेमोन्स्ट्रेट करने का आपको अधिकार है लेकिन स्ट्राइक पर जाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है, वो है राइट टू होइस्ट नेशनल फ्लैग। झंडा फहराने का अधिकार, आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ठीक है, तिरंगा फहराने का अधिकार सारे सिटीजन्स के पास है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में तिरंगा फहराया जा सकता था। आप अपने प्राइवेट हाउसेज में, प्राइवेट बिल्डिंग्स में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। फिर एक केस हुआ 2005 में, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जिंदल ग्रुप का नाम ऑफ कोर्स आप लोगों ने सुना होगा, और नवीन जिंदल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, मिनिस्टर भी रहे हैं।
ठीक है, तो नवीन जिंदल ने एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेविंग नेशनल फ्लैग ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस राइट। आप बिल्डिंग पर झंडा फहरा रहे हो, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। लेकिन जरूरी यह है कि आप ड्यू रिस्पेक्ट करें, समुचित सम्मान झंडे का करें। जो भी हमारा फ्लैग कोड है, झंडा फटा कटा ना हो कहीं से, कोई और झंडा उसके ऊपर ना हो, सनसेट के बाद और सनराइज के पहले झंडा ना फहराया जाए, उसको ससम्मान उतार लिया जाए सनसेट के बाद, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे जो फ्लैग कोड्स हैं इनको आप फॉलो करें, उसको बहुत ही सम्मान के साथ आप फहराओ। आप बिल्कुल फहरा सकते हो, प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी ये बात कही गई थी नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ऑलराइट, यहां तक आप सभी को ये पॉइंट समझ में आए कि क्या क्या डायनामिक्स है आर्टिकल 19(1)(a) के, क्या क्या चीजें इंक्लूड कर दी गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। ये सारे पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं आर्टिकल 19(2) पर। आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बताया गया कि क्या क्या उसमें इंक्लूसिव है। लेकिन एक बात हमने बार बार पढ़ी है कि कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। देयर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड फॉर राइट्स। तो आर्टिकल 19(1)(a) के लिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड है वो आर्टिकल 19(2) में प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 19(2) कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और कुछ एक ग्राउंड्स बताए गए हैं, कुछ ऐसे आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो लेट अस क्विकली रीड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। नंबर 1, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको ऐसी कोई भी बात बोलने का अधिकार नहीं है जो कंट्री की सॉवरेनिटी को हार्म करे, कंट्री की सुप्रीमेसी को हार्म करे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सुप्रीमेसी दैट इज सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट को हार्म करे, देश की जो अखंडता है, ठीक है, उसको हार्म करे, ऐसा कोई भी राइट आपके पास नहीं है। आप ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकते हो जो सॉवरेनिटी को हार्म करे या इंटेग्रिटी को हार्म करे। एग्जाम्पल के लिए कहूं तो सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज में बीच में बड़ा वो चल रहा था, एक जेएनयू का एक इशू हुआ था और इट वाज एलिज्ड कि वहां पर नारे लगाए गए भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा आरोप लगाया गया, ठीक है। सो ये टुकड़े कर देना इंडिया के, व्हाट इज दैट? इट इज अ harm to integrity of state and it was also harm to sovereignty of state, ठीक है। हालांकि वो मैटर अभी भी पेंडिंग है और उस पर कोई डिसीजन आया नहीं है, ठीक है। तो जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम उसके बारे में बहुत ठीक ठीक कोई ओपिनियन हमें नहीं बनानी चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेंगी कि क्या वो मैटर था या क्या नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए हम उसको समझ सकते हैं कि यदि वाकई में ये हुआ था तो इट वाज अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट एंड इट वाज आल्सो अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। ऐसी बातें करना आपके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसी बातें आप नहीं बोल सकते हो। यदि आप बोलोगे तो क्या होगा, आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे लोगों को वो हम आगे जाकर देखेंगे, पहले हम ग्राउंड समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट। किसी विदेशी मुल्क से हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो खराब यदि होते हैं आपके कुछ बोलने से, तो आप ऐसी बात नहीं बोल सकते, स्टेट आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है ऐसी बात करने से, ठीक है। सपोज हमारे रशिया से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं,
और आप कोई ऐसी बात कर दो जिससे हमारे रिलेशन रशिया से खराब हो सकते हैं, तो ऐसी बात आप नहीं कर सकते हो। ऐसी बात करने से आपको रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक ऑर्डर। यदि पब्लिक ऑर्डर हार्म होता है तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो ये राइट टू डेमोन्स्ट्रेट बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक क्यों नहीं इंक्लूसिव है? क्योंकि राइट टू स्ट्राइक से पब्लिक ऑर्डर हार्म होता है। जैसा मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि यदि देश भर के डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाए तो कितनी ज्यादा तकलीफ लोगों को हो जाएगी, पब्लिक ऑर्डर कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिमिट की जा सकती है, रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसेंसी। डिसेंसी आप जानते हो, एक बड़ा ही जनरल टर्म है। बिहेव डिसेंटली, बी अ डिसेंट पर्सन, सभ्य बनिए, है ना, संभ्रांत बनिए, डिसेंट रहिए। तो कोई भी इनडिसेंट बात यदि आप करोगे, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, प्लीज गिव मी अ सेकेंड। तो कोई भी इनडिसेंट बात आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उन ग्राउंड पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिमिट की जा सकती है। भाई यदि कोई ऐसी बात आप कर रहे हो जो किसी महिला के लिए अभद्र टिप्पणी है तो रोका जा सकता है। किसी व्यक्ति की रेपुटेशन खराब हो रही है ना, कोई अभद्र और अशिष्ट बात आप कर रहे हो, इवन आप किसी को गाली गलौज कर रहे हो, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली लोग बात करते हैं, है ना। सो दैट इज इनडिसेंट, राइट। सो on the ground of decency, freedom of speech and expression can be limited. आप किसी को पब्लिकली गाली गलौच नहीं कर सकते ये कहकर कि भाई हमारी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नो, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इनडिसेंट बातें नहीं आप एक्सप्रेस कर सकते हो, अभद्र बातें, ठीक है। इसी डिसेंसी में हम चाहें तो ऑब्सीन बातें भी कह सकते हैं कि ऑब्सेनिटी भी एक ग्राउंड हो जाता है। ऑब्सीनिटी जिसको हम हिंदी में अश्लीलता कहते हैं, है ना। कोई भी अश्लील बात आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। अश्लील बात मतलब द वन विच टेंड्स टू करप्ट माइंड ऑफ पीपल, ठीक है। या फिर जिसको इंग्लिश में आप लोग स्लैंग में वल्गैरिटी कहते हो। वल्गैरिटी जैसा वैसे कोई टर्म होता नहीं है। द अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द सेम इज ऑब्सीनिटी। तो ऑब्सीनिटी इज इंडिसेंट, राइट। तो ऐसी कोई भी ऑब्सीन या इंडिसेंट या वल्गर बात आप नहीं कर सकते हो 19(1) की आ लेकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉरलिटी, नैतिकता। वैसे तो ये बड़ा ही वेग टर्म है। मॉरलिटी इतना ज्यादा वेग और एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जितना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है। भाई मेरे लिए नॉनवेज खाना इमोरल है, ठीक है। आपके लिए हो सकता है वो मॉरल हो। किसी के लिए शराब पीना इमोरल होता है, हमारे लिए हो सकता है वो मॉरल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मॉरलिटी बड़ा ही वेग टर्म है, लेकिन एक जनरल सेंस में इमोरल बातें आप नहीं कर सकते, है ना। एक जनरल सेंस में अनैतिक बातें, अनएथिकल बातें आप नहीं कह सकते हो। सो मॉरलिटी इज अनदर ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, ठीक है। न्यायालय की अवमानना, यदि आप जुडिशरी का कंटेम्प्ट कर रहे हो, जुडिशरी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो,
तो फिर ये रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आपने अभी न्यूज में देखा होगा, रिसेंटली मिस्टर प्रशांत भूषण इज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड टॉप लॉयर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, मिस्टर प्रशांत भूषण ने कुछ एक ट्वीट्स में कुछ लिख दिया जजेस के बारे में और जुडिशरी के बारे में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस मिस्टर प्रशांत भूषण पर कर दिया। और जानते हैं आप कितना फाइन मिस्टर प्रशांत भूषण पर इम्पोज किया? 1 रुपया, 1 रुपी। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये भी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे एक अलग सेपरेट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की। ये एक मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना। इसका मतलब होता है कि आप न्यायालय के दिए हुए किसी डिसीजन को, कोर्ट के दिए हुए किसी जजमेंट को डिसोबे कर रहे हो, डिफाई कर रहे हो, या फिर आप बाय वर्ड्स और बाय एक्शन कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे जुडिशरी की निष्ठा पर, जुडिशरी के कॉम्पिटेंस पर क्वेश्चन बन रहा हो, या फिर किसी तरह से जुडिशरी का जूरिसडिक्शन जो है, कार्य क्षेत्र जो है, एक्सटेंट ऑफ पावर जो है वो कम हो रहा है, लिमिट हो रहा है या खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती हैं। और एक बात यहां पर आप जान लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह का होता है। सिविल कंटेम्प्ट भी होता है जिसमें सिर्फ जुर्माना वुर्माना लगाकर कोर्ट छोड़ देती है, और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी कि जिसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। पनिशमेंट यानी कि आपको जेल भी डाला जा सकता है। तो 2 तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हुए आप ध्यान रखोगे कि आप ऐसी कोई बात नहीं कहोगे, ऐसी कोई बात नहीं लिखोगे, ऐसा कोई जेस्चर नहीं करोगे जो कोर्ट की अवमानना कर रहा हो, जो कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, जो कोर्ट का निरादर कर रहा हो। ठीक है, because it is a punishable offense and it is also a civil wrong। ठीक है, ये हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके लिए एक अलग से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, जिस एक्ट के थ्रू इस ऑफेंस पर कार्रवाई होती है। देखिए, याद रखिएगा एक बात, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक्ट को बस रोकता है, पनिशेबल नहीं बना सकता। यदि पनिशमेंट वगैरह देनी है उसके लिए एक अलग स्टैट्यूट, एक अलग लॉ बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक अलग से लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफेमेशन, येट अनदर कंट्रोवर्शियल एंड ऑफन सीन इन न्यूज वाला टॉपिक है ये डेफेमेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानहानि। आपने अक्सर सुना होगा, फलाने ढिमकाने पर मानहानि का मुकदमा चला दिया। मिस्टर एक्स sued Mr. Y for defamation। क्या होता है defamation? So defamation is defined under section 499 of Indian Penal Code। Indian Penal Code का section 499 defamation को define करता है। defamation का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति by words या by gesture कुछ ऐसी चीज एक्सप्रेस कर रहा है जो कि नंबर 1 फॉल्स हो, और नंबर 2 उस फॉल्स बात से व्यक्ति की रेपुटेशन, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो सम्मान है, वो हार्म हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं शहर का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित, बड़ा ही रेपुटेटेड आदमी हूं, मान क्या लीजिए हूं ही सही, ठीक है, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं। बहरहाल, तो मैं एक बड़ा इज्जतदार, एक शरीफ और प्रतिष्ठित किस्म का व्यक्ति हूं शहर में। ठीक है, बड़ा सज्जन आदमी हूं। आप मेरे बारे में कोई ऐसा झूठा स्टेटमेंट दे देते हो जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होती है। व्हाट इज नेसेसरी, द स्टेटमेंट शुड बी झूठा। यदि मैं चोर हूं और आप मुझे चोर कह रहे हो तब तो डेफेमेशन नहीं हो सकता, भले ही मेरी कितनी मट्टी पलीत क्यों ना हो जाए। लेकिन मैं एक अच्छा आदमी हूं, इज्जतदार आदमी हूं, सज्जन आदमी हूं, और आप मेरे ऊपर कोई झूठा लांछन लगा रहे हो, और उस झूठे लांछन से
मेरी मार्केट में वैल्यू खराब हो रही है, मेरी मार्केट में रेपुटेशन खराब हो रही है, तो दैट इज टर्म्ड एज डेफेमेशन। एंड अगेन डेफेमेशन इज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल मैटर में कॉम्पेंसेशन देना पड़ जाता है, ठीक है, पैसे वैसे देने पड़ते हैं क्षतिपूर्ति के रूप में, डैमेजेस के रूप में। यदि आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे और मैं सिविल सूट आपके अगेंस्ट फाइल कर दूंगा, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे मुझे कॉम्पेंसेट करने के लिए कि ये जो नुकसान आपने मेरा कराया उसके पैसे आप मुझे दोगे। और दूसरा क्रिमिनल क्रिमिनल डेफेमेशन सेक्शन 499 में डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें आपको जेल वेल भी हो सकती है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। सोशल मीडिया को जब आप इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, ऐसी उल्टी सीधी कोई भी बात ना लिख दें। कम से कम लिखने और बोलने के पहले इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख लीजिएगा। कि तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, the last restriction which can be imposed by the state on freedom of speech and expression is based on the ground called incitement of an offense। यदि आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो जिससे कोई अपराध हो सकता है, कोई क्राइम हो सकता है, कोई ऑफेंस हो सकता है, ठीक है। एक बात कह दूं या अपने सोशल मीडिया पर लिख दूं या मेरा कोई न्यूज़पेपर है मैं उस पर पब्लिश कर दूं या अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दूं या मैं अपनी किसी पेंटिंग से ऐसी कोई बात कह दूं जिससे दंगा भड़क जाए, क्या मैं वो कह सकता हूं? नो, रोक सकते हैं। मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्या मैं ऐसी बात कह सकता हूं? नो, आई कैन नॉट। किन्हीं दो धर्मों के बीच में सद्भाव जो है, कम्युनल हार्मनी जो है वो हैम्पर हो जाए, क्या ऐसी बात मैं कर सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट, है ना। या फिर मैं ऐसी कोई बात कह दूं जिससे मैं कोई एक बात कहूं और आप वहां जाकर किसी का मर्डर कराओ, क्या मैं ऐसी बात कह सकता हूं? नो। सो इफ आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग विच मे incite an offense which may provoke a person to commit an offense, किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उत्प्रेरण दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, which can motivate other to commit an offense, तो ऐसी बात नहीं कही जा सकती है। The state can restrict a citizen in exercise of his freedom of speech and expression if whatever he is speaking or expressing may lead to incitement of an offense, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ तरह के ऑफेंसेस बताता हूं जो सिर्फ स्पीच या एक्सप्रेशन से हो सकते हैं। आप कहोगे साहब हमने क्या किया, हमने तो बस एक बात कही है। कई बार आपकी कही हुई एक बात ये सिंपली आपने लिख दिया सोशल मीडिया पर, दे मे लीड टू सम वेरी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ऐसे कुछ एक ऑफेंसेस हमारे कंट्री का जो मेन क्रिमिनल कोड है, जो प्राइमरी क्रिमिनल कोड है, द इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजीराते हिंद या जाब्ता फौजदारी भी जिसे कहते हैं, उसने ऐसे कुछ एक ऑफेंसेस आइडेंटिफाई किए जो सिर्फ बोलकर हो सकते हैं। सिर्फ आप एक बात बोलोगे और ऑफेंस हो जाएगा, मतलब उसके लिए आपको छुरा चाकू नहीं चलाना, लाठी नहीं चलानी है, लेकिन सिर्फ आपने बोला और ऑफेंस हो गया। सो आइए हम ऐसे कुछ ऑफेंस पढ़ते हैं और वो सारे ऑफेंस ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं इस आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के एम्बिट में ही बनाए गए हैं। उन इस 19(2) के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखकर उनको ऑफेंस बनाया गया है, ऐसी कुछ चीजों को। तो नंबर 1, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, सेडिशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राजद्रोह। ये भी अक्सर न्यूज में रहने वाले टॉपिक्स में से एक है। अक्सर आप सुनते होंगे फला पर राजद्रोह का मुकदमा चल गया,
एक्स पर्सन पर सिडिशन का केस चल रहा है, ठीक है। अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे, आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली ये न्यूज में होता है। खूब सारे कॉमेडियंस पर अभी ये सिडिशन के केस चल रहे हैं, कुछ एक फिल्म स्टार्स पर और भी कुछ लोगों पर सिडिशन का केस चल रहा है। क्या होता है ये सिडिशन, राजद्रोह क्या होता है? सिडिशन को हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ओरिजिनल इंडियन पीनल कोड में ये नहीं था, फिर कुछ टाइम बाद ये ऐड हुआ। बाल गंगाधर तिलक वर्सेस क्वीन एम्प्रेस का केस भी आपको याद होगा। तो बेसिकली तिलक के ही एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली सेडिशन। तिलक क्या करते थे? स्पीच दे दी। तिलक ने किसी को हाथ तो नहीं उठाया ना, किसी का सर तो नहीं तोड़ा ना, कभी बम तो नहीं फेंका ना, कभी गोली तो नहीं चलाई थी ना। बट तिलक को जेल वेल अक्सर भेज दिया जाता था। बार बार कोई 3 केसेस चले तिलक पर सेडिशन के, है ना, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो लैंडमार्क केस है सेडिशन को लेकर। तो तिलक क्या करते थे? स्पीच देते थे या फिर अपने अखबार मराठा और केसरी में आर्टिकल पब्लिश करते थे। किस तरह के वो आर्टिकल होते थे? विच वर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए तिलक साहब आर्टिकल लिखते थे। कुछ उसी तरह का ये सेक्शन है, या यूं कहें कि ये सेक्शन ऐड किया गया था। सो यूं कह सकते हैं कि ये सेक्शन एक तरह से ऐड किया गया था ताकि इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की वॉइस को कुचला जा सके। कौन सी वॉइस? द वॉइस ऑफ डिसेंट, ऐसी वॉइस जो विरोध करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, जो क्रिटिसाइज करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। इसलिए ये सेक्शन प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐड किया गया था। बाद में इंडियन पीनल कोड में सवाल ये आता है कि भाई साहब ब्रिटिशर्स ने ये ऐड किया था फ्रीडम फाइटर्स की वॉइस को कुचलने के लिए, तो ये सेक्शन आज भी क्यों अप्लाई है, क्यों ये आज भी ऑपरेशन में है? तो सेडिशन बेसिकली मींस व्हेन अ पर्सन वर्बली और बाय जेस्चर, बाय कंडक्ट कुछ ऐसी बात एक्सप्रेस करता है जिससे हेट्रेड, एनिमिटी, डिसलॉयल्टी या डिसअफेक्शन राइज हो अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। चुनी हुई सरकार के खिलाफ इलविल, रोष, डिसअफेक्शन, हेट्रेड, नफरत आदि फैले, ऐसी कोई भी बात कहना या लिखना कम्स अंडर सेडिशन, ठीक है। अब एक बात और है, क्या आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? यदि इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ आर्बिट्री स्टेप्स ले रही है ना, या कोई एक्स्ट्रा पावर, जितने पावर उसको नहीं दिए गए वो एक्सरसाइज कर रही है, तो क्या आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो? या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स ले रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है, तो क्या आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो? सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, a valid criticism is always allowed in a democratic country. Valid criticism is absolutely allowed. A valid criticism does not constitute the offense of sedition. आपका क्रिटिसिज्म यदि वैलिड है, कोई पॉलिसी को आप खराब बोल रहे हो, आप बोल सकते हो। आप किसी मिनिस्टर के किसी काम पर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, एनालाइज करके आप बोल सकते हो। बट यदि आप बिल्कुल कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हो जिससे इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन आ जाए पब्लिक में, कैसा डिसअफेक्शन कि जाकर कोई शायद किसी मिनिस्टर को गोली मार है, इतना गुस्सा जिससे आ जाए, ऐसी बातें आप नहीं कह सकते। यदि आप कहोगे so you will be charged under the offense of sedition, राजद्रोह का मुकदमा आप पर चलाया जाएगा यदि कोई आप ऐसी बात कर रहे हो जिससे डिसअफेक्शन, डिसलॉयलिटी या हेट्रेड फैले अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। बट a valid criticism is always allowed। इसीलिए जब कभी भी सेडिशन के केसेस होते हैं तो कोर्ट बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबली उन केसेस से डील करता है। साथ ही वो एग्जामिन करता है कि फला व्यक्ति ने जो बात कही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या हो सकते थे, whether it is just a valid criticism or is it actually
प्रमोटिंग द एनिमिटी या प्रमोटिंग डिसहेट्रेड, ठीक है। सो दिस इज द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। मैं आप सभी को ये सलाह दूंगा कि इसके बारे में कुछ एक आर्टिकल्स आप लोग जरूर पढ़ें। आजकल बहुत आर्टिकल्स इसके बारे में आते हैं क्योंकि अक्सर ये न्यूज में होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ें और इसको हम और कभी जरूर डिस्कस करेंगे किसी अलग टॉपिक में। ये पॉलिटी का टॉपिक तो नहीं है, सोशल इश्यूज और करंट अफेयर्स में ये टॉपिक जरूर बनता है। सो फिलहाल अभी हम इस डिस्कशन को यहीं पर कट शॉर्ट करते हैं कि वैलिड क्रिटिसिज्म अलाउड है, लेकिन डिसअफेक्शन या डिससेटिस्फैक्शन या डिसलॉयल्टी या हेट्रेड आप नहीं फैला सकते हो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। यदि करोगे तो वो सेडिशन का ऑफेंस बनेगा। फाइन। नेक्स्ट इज सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन, डबल हो गया, बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। आप कोई ऐसी बात कह रहे हो जिससे दंगा फसाद हो सकता है दो धार्मिक ग्रुप्स के बीच में, दो धार्मिक समुदायों के बीच में, दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, कोई भी ऐसी बात आप कह रहे हो तो 153A में वो पनिशेबल है। हुई कि नहीं हुई वो एक अलग बात है, आपने बस कहा और ऑफेंस हो गया। दंगा फसाद हो सकता है, इट सेल्फ मेक्स इट ऑफेंस, ठीक है। होना ना होना बिल्कुल बात की चीज है, आपके कहे से दंगा हुआ कि नहीं हुआ ये बिल्कुल अलग केस है। आपने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे दंगा फसाद हो सकता है दो रिलीजियस ग्रुप्स में, तो वो आपको जेल भेज सकता है अंडर सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर बोलिए, बकवास करने से बचिए, हिंसात्मक बातें करने से बचिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 298, uttering words etc with the deliberate intent to wound religious feelings। सेक्शन 298 says यदि आप कोई ऐसी बात कह रहे हो या कोई ऐसा जेस्चर आप कर रहे हो, आप ऐसा कोई एक्शन कर रहे हो, कोई ऐसी ड्राइंग पेंटिंग बना रहे हो, कोई ऐसा वीडियो बना रहे हो, कोई इसी तरह का इशारा कर रहे हो जो किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है और आप ये काम डेलिब्रेट इंटेंट के साथ कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हो, धोखे से नहीं हो रहा है, गलती से नहीं हो रहा है, या गुड फेथ में नहीं हो रहा है, आपके इंटेंशन मॉडिफाइड थे, आपका इंटेंशन डेलिब्रेट था कि किसी की रिलीजियस फ्रीडम को हम हर्ट कर दें, तो ऐसे वर्ड्स कहना मात्र आपको 298 में ऑफेंस बनाता है, जेल के पीछे भिजवा सकता है। तो फिर अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्पीक वेरी सेंसिबली एंड रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। और सोच समझ कर बातें करिएगा वरना आप जेल जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात ना कहें जो किसी की धार्मिक मान्यताओं को आहत कर रही हो, किसी की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोई बात ना कहें, किसी की धार्मिक भावनाएं जिससे आहत होती हो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हो, ऐसी बातें आप लोग ना कहें या कहने से बचें। देन कम्स सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आपराधिक अभित्रास। इसको बहुत एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आप बस मुझे एक फोन लगाओ, फोन लगाकर आप क्या करोगे, कुछ एक्सप्रेस करोगे, कुछ बात कहोगे, कुछ बात करोगे। फोन लगाकर आप कहते हो कि वरुण प्रधान मैं तुम्हें देख लूंगा, यदि तुमने फला काम किया तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारी फैमिली को देख लूंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगा, तुम्हारा पूरा खानदान बॉम्ब से उड़ा दूंगा। क्या है ये? धमकी दे रहा हो ना, ओपनली और थ्रेटनिंग मी बाय वर्ड्स और मे बी बाय जेस्चर, ठीक है। अब आप कहोगे कि साहब ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नो, यू कांट डू दिस। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप मुझे धमकी नहीं दे सकते हो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर। अरे मैं तो बस एक बात ही कह रहा था। क्या बात कर रहे थे आप ये बात कह रहे थे कि तुम्हें जान से मार दूंगा। व्हाट इज दैट? यू आर ओपनली threatening to me, which is an offense under section 506, जिसको कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है। तो आप
धमकी वमकी नहीं दे सकते स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कि भाई हमारे पास तो राइट है 19(1) में, तो हम किसी को भी धमकाते फिरेंगे, नहीं जी, जेल चले जाओगे आप। एंड लास्ट है सेक्शन 509, वर्ड्स, जेस्चर्स और एक्ट्स इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ऐसे कोई भी शब्द, ऐसे कोई भी जेस्चर या ऐसे कोई भी काम आप कर रहे हो जो इंटेंडेडली इंसल्ट कर रहा है किसी वुमेन की मॉडेस्टी को, किसी महिला की गरिमा को हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है। दे मे बी सम ऑब्सीन वर्ड्स, आप किसी अभद्र भाषा का, इंडिसेंट भाषा का प्रयोग किसी महिला से कर रहे हो जिससे उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा को क्षति पहुंच रही है, हार्म हो रहा है। या कोई जेस्चर आप ऐसा कर रहे हो ऑब्सीन है या जो इंडिसेंट है, ऐसा कोई जेस्चर या एक्ट आप कर रहे हो और कहो कि साहब ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सो नो यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज अगेन एन ऑफेंस इन आईपीसी सेक्शन 509। ये कुछ सेक्शंस थे, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी कई सेक्शंस हो सकते हैं जो स्पीच से रिलेटेड सेक्शंस हैं, या यूं कहें कि स्पीच पर लगी हुई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो बताते हैं, और भी सेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी थे, ठीक है। तो अब 19(1)(a) हमने पढ़ लिया, ध्यान रखिएगा 19(1)(a) की रेस्ट्रिक्शंस कहां दी हुई है, 19 क्लॉज 2 में, ठीक है। अब हम ए के बाद आता है बी, तो 19(1)(b) पढ़ते हैं। 19(1)(b) provides for the right to assemble peacefully. There is a typo error, assembly peacefully लिखा है, it is right to assemble peacefully and without arms। आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के असेंबल हो सकते हो, ठीक है। ये राइट आपको प्रोवाइड कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(b), ठीक है। ये राइट नहीं होती तो शायद आप लोग कभी रेस्टोरेंट्स नहीं जा पाते भाई, रेस्टोरेंट में भी तो आप पीसफुली ही असेंबल हो रहे हो ना, कभी थिएटर नहीं जा पाते, या रिक्रिएशनल पब्लिक एरियाज जो होते हैं उनमें कभी नहीं जा पाते यदि ये राइट नहीं होती तो। स्टेट तो आपको उठाकर जेल में डाल देता कि कैसे ये भीड़ लगा ली आपने, है ना। या घूमने फिरने आप कम्युनिटी सेंटर्स या पिकनिक स्पॉट्स या फिर और भी जो टूरिज्म के स्पॉट्स वहां नहीं जा सकते, या अकेले जाना पड़ता, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जा ही नहीं सकते, है ना। क्यों जा सकते हो, बिकॉज यू हैव दिस राइट, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बिल्कुल तलवार लेके चले जाओ थिएटर में, जा सकते हो क्या, नहीं। या फिर शॉपिंग मॉल में चेकिंग क्यों होती है एंटर होने के पहले, जस्ट टू इंश्योर दैट यू आर असेंबलिंग विदाउट आर्म्स। आप बम बम तो लेकर नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो यू हैव राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इसको आप जब भी पढ़ो, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हमेशा याद रखना, उसको आप याद रखोगे तो ये आर्टिकल समझने में बड़ी आसानी होगी। क्या हो रहा था जलियांवाला बाग में, पीपल वर असेंबल्ड पीसफुली, दे असेंबल्ड विदाउट आर्म्स। एक मीटिंग चल रही थी, शांतिपूर्ण मीटिंग, बट दे डिडंट हैव right to assemble peacefully, so what happened, General Dyer ordered to open fire on them, ठीक है, भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ऐसा ही आज भी हो जाए यदि ये आर्टिकल 19(1)(b) ना हो, आप पता चला पिकनिक मनाने कहीं गए, पुलिस आए और आकर गोलियां चला दी, बट ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स प्रोवाइडेड है, उसी फ्रीडम में से एक है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। जरूरी बात यहां पर याद रखने वाली दो है, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो, है ना। डेमोन्स्ट्रेशंस यानी कि प्रदर्शन वगैरह कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 19(a) में भी मैनिफेस्टेड था, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना।
एंड टेक आउट प्रोसेशन, जुलूस वगैरह, शोभा यात्रा वगैरह निकाल सकते हो आप, ठीक है, रैली वैली कर सकते हो आप, बट क्या है जरूरी, पीसफुली और विदाउट आर्म्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि रैली में आप सारे लोग AK-47 लेकर घूम रहा हो। खैर AK-47 तो रखना ही अपने आप में ऑफेंस है, या तलवार वलवार लेकर घूम रहा हो तो अगेन वो भी एक इलीगल है, क्योंकि वेपन्स आप नहीं रख सकते हो बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस वाइसेंस के, या लाइसेंस वाली भी रिवॉल्वर लेकर आप घूम रहे हो। ऐसे तो नहीं, लाइसेंस मिल गया आपको बंदूक रखने का तो ऐसा थोड़ी लाइसेंस मिला कि आप पब्लिकली एकदम घूमते रहो उसको लेकर, है ना। So you can hold public meetings, you can demonstrate, you can take out processions. Further, the freedom can be exercised only on public land. बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, सिर्फ पब्लिक लैंड पर ये हो सकती है, प्राइवेट लैंड पर नहीं। मेरे घर में मत घुस जाना कि मुझे तो रैली करनी है आपके घर में करूंगा या करूंगी, या आपको मेरी छत पर बैठ जाना धरना देने। दैट इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू कांट क्लेम दिस राइट अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन, है ना। हम राइट्स यूजुअली किसके अगेंस्ट क्लेम करते हैं, स्टेट के अगेंस्ट। तो पब्लिक लैंड कौन ओन करता है, स्टेट ओन करता है, तो आप पब्लिक लैंड पर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, लैंड पर ऐसा नहीं हो जाएगा कि लाल किला साहब सरकारी संपत्ति है तो हम लाल किले पर चढ़ जाए। अभी रिसेंटली हुआ था ना 26 जनवरी को एक मामला कि कुछ उपद्रवी लोग डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पर लाल किले पर चढ़ गए थे और झंडा वंडा फहरा दिया था, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हो आप, पब्लिक लैंड पर करो। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति भवन में घुस गए आप धरना करते हुए, या फिर बीच रोड पर धरने पर बैठ गए, ठीक है, ऐसा नहीं अलाउड है, पब्लिक लैंड पर अलाउड है, ठीक है। और वो असेंबली पीसफुल और अनआर्म्ड होनी चाहिए। ऑल राइट, ये सारी बातें इस आर्टिकल 1B से रिलेटेड है। और एक बात, डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक एंड बंद, हड़ताल और बंद करने का अधिकार इसमें इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। स्ट्राइक हम जानते हैं, हड़ताल जिसको हमने पिछले आर्टिकल में भी समझा था, और बंद आपने सुना होगा, आज भारत बंद होगा, आज सागर बंद होगा, आज जो है मध्य प्रदेश बंद होगा। सो यूजुअली दीज बंद आर फोर्स, जबरदस्ती लोगों से बंद कराया जाता है। मेरा मन है मेरे को दुकान खोलना है, लेकिन जबरदस्ती मेरी दुकान बंद करा दी जाती है, तो ऐसा फोर्सबली आप बंद नहीं करा सकते हो। इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक एंड राइट टू बंद। जबरदस्ती पूरा सागर बंद करा दो, और मेरे घर में किसी की तबीयत खराब थी, मुझे जाना था कहाँ, हॉस्पिटल, लेकिन आपके इस फोर्स्ड बंद के चक्कर में सारे हॉस्पिटल बंद हो गए, तो आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस आर्टिकल के रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं 19(3) में, 19(1) के रेस्ट्रिक्शन दिए हैं 19(2) में, 19(1)B के रेस्ट्रिक्शन दिए हैं 19(3) में। 3 रेस्ट्रिक्शन है, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट, आपकी असेंबली यदि स्टेट की सॉवरेनिटी को हार्म कर रही है या स्टेट की इंटेग्रिटी को हार्म कर रही है, तो ये राइट आपकी रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है, ठीक है। या फिर आपकी ये असेंबली जो है, आपकी ये असेंबली पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर कर रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जिस बंद और स्ट्राइक, आपकी स्ट्राइक की वजह से, बंद की वजह से पब्लिक ऑर्डर हार्म होगा ना। या फिर आप एकदम रोड पर बैठ जाओ डेमोन्स्ट्रेशन करने, तो क्या होगा, आपने रास्ता बंद कर दिया आने जाने का, लोग आ जा रहे थे, इससे क्या हुआ, हैम्पर क्या हुआ, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर ये राइट रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये रेस्ट्रिक्शन होती है। तो एक सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, जिसको हम कहते हैं सेक्शन 144, और इन दिनों यही लगा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हो क्या लगा है अभी आजकल हमारे यहाँ पर, लॉकडाउन, ठीक है।
लॉकडाउन, यानी कि सेक्शन 144 इम्पोज्ड है, सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप बाहर असेंबल नहीं हो सकते हो ज्यादा लोग। क्यों? क्योंकि सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। किसका 144? सीआरपीसी का। न्यूज में भी अक्सर सुनते होंगे, फला जगह कुछ कुछ हो गया, वहां पर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई, दंगा फसाद टाइप हो रहा था, तो वहां के डीएम ने धारा 144 लगा दी। इस धारा 144 सेक्शन 144, अ मैजिस्ट्रेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन एन असेंबली। ठीक है, असेंबली पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, मीटिंग्स, प्रोसेशंस और डेमोन्स्ट्रेशंस। अ मैजिस्ट्रेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन असेंबली, मीटिंग, प्रोसेशन और डेमोन्स्ट्रेशन इफ देयर इज एन एप्रीहेंशन, एक खतरा लग रहा है, ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनोइंस और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। ऐसा लग रहा है कि खतरा है या किसी तरह से डेंजर है, किसी तरह का एप्रीहेंशन है, संभावना है बस इस चीज की। क्या 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 हम पर हो सकता है? ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी, ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी, और देयर इज अ थ्रेट टू पब्लिक पीस। शांति भंग हो सकती है, लोगों की लाइफ को खतरा हो सकता है, लोगों की प्रॉपर्टी को, लोगों की हेल्थ को, सेफ्टी को खतरा हो सकता है। तब ऐसे केस में सेक्शन 144 इम्पोज किया जा सकता है। किसके द्वारा? मैजिस्ट्रेट के द्वारा। कल के दिन आप लोग कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीएम बन जाओगे तो आपके पास ये पावर होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब आप ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, आगे जाकर आप करोगे। किन ग्राउंड पर करोगे? इन सारे ग्राउंड पर के खतरा है ऑब्स्ट्रक्शन का, अनोइंस का या डेंजर का। किसके लिए? ह्यूमन लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, हेल्थ के लिए या सेफ्टी के लिए। अभी ये जो लॉकडाउन लगा है ये हेल्थ के ग्राउंड पर लगा हुआ है ना, सेक्शन 144। कोरोना, कोविड-19 फैला हुआ है, यदि लोग इकट्ठा होंगे बाहर तो क्या होगा? राइट, ह्यूमन लाइफ भी डेंजर में हो सकती है, ह्यूमन सेफ्टी भी डेंजर में हो सकती है, ह्यूमन हेल्थ भी सेफ डेंजर में हो सकती है। इस ग्राउंड पर सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, इसीलिए लोगों को रोका गया है। दे कांट इवन असेंबल पीसफुली, दे कांट इवन असेंबल विदाउट आर्म्स। आप पीसफुली और विदाउट आर्म्स भी असेंबल अभी नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अगला एक और सेक्शन इसी से मिलता जुलता देखते हैं। दैट सेक्शन इज 141 of Indian Penal Code of 1860. Section 141 of Indian Penal Code of 1860 defines an unlawful assembly. एक अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन देता है सेक्शन 141। क्या है अनलॉफुल असेंबली? इट इज एन असेंबली ऑफ 5 or more people if their objective is unlawful। 5 या 5 से अधिक लोगों की असेंबली यदि किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव के साथ, किसी अनलॉफुल गोल के साथ असेंबल हो रही है। कहने को तो वो पीसफुली और विदाउट आर्म्स असेंबल हो रही है, ठीक है, बट देयर ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? नंबर 1, टू डू एन इलीगल एक्ट। आप 5 लोग इकट्ठे हो रहे हो एक जगह पर वेरी पीसफुली, अनआर्म्ड, लेकिन क्या करने के लिए? एक इलीगल एक्ट करने के लिए। क्या? कि साहब सामने जो ज्वेलर्स वाले की दुकान है हम वो लूट लेंगे। इस लूटने के पर्पस से, इस लूटने के ऑब्जेक्टिव से आप सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो, तो वो क्या है? अनलॉफुल असेंबली। या फिर आप एक लीगल एक्ट या लॉफुल एक्ट को इलीगल मीन से करने के लिए इकट्ठे हो रहे हो, अनलॉफुल मीन्स से करने के लिए इकट्ठे हो रहा है। ठीक है, एक लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स और अ लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। मान लो आपने अपनी मोटरसाइकिल सर्विसिंग के लिए दी है, ठीक है, दूसरे को, तो वैसे तो आपको आपकी मोटरसाइकिल वापस लेना क्या है? एक लीगल एक्ट है, इलीगल तो नहीं है, लेकिन आप इसको इलीगल तरीके से ले रहे हो।
क्या हो सकता है इलीगल तरीका? रात के 12:30 बजे जिस गैराज में आपने सर्विसिंग के लिए दी थी उसके ताले तोड़े, शटर खोला और अपनी मोटरसाइकिल ले आए। तो ये एक्ट तो लीगल था, आप अपनी मोटरसाइकिल वापस ले सकते हो, पर ये तरीका इलीगल था। तो ऐसा कोई लीगल एक्ट आप इलीगल तरीके से करने के लिए 5 लोगों की असेंबली बना रहे हो, तो वो भी एक अनलॉफुल असेंबली है। या फिर कोई मिसचीफ या ट्रेसपास करने के लिए आप इसलिए इकट्ठे हो रहे हो कि आप मेरी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसाओगे, या फिर आप इसलिए इकट्ठे हो रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी को आग वाग लगा दोगे। मिसचीफ उसी को कहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाना, इसके लिए आप इकट्ठे हो रहे हो। या फिर आप 5 लोग इसलिए इकट्ठे हो रहे हो कि आप किसी छठवें आदमी को फोर्स करोगे कि वो एक अनलॉफुल एक्ट करे। ठीक है, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, ना इलीगल एक्ट कर रहा हो, ना इलीगल मीन से कोई लीगल एक्ट कर रहा हो, बट आप क्या कर रहे हो, एक और दूसरे पर्सन को फोर्स कर रहे हो कि वो अनलॉफुल एक्ट करे। सो दिस फोर्स इटसेल्फ इज अनलॉफुल एक्ट, है ना। एंड लास्टली, टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन। आप 5 लोग इकट्ठे हो जाओ और कलेक्टर साहब को उनका काम ना करने दो, या फिर आप 5 लोग इकट्ठे हो जाओ और पुलिस वाले को रोक लो, वो पुलिस वाला जा रहा था किसी अपराधी को पकड़ने, या फिर किसी और पब्लिक सर्वेंट को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज से आप रोको। तो यदि ये 5 काम आप कर रहे हो और ये 5 काम कोई एक असेंबली कर रही है 5 लोगों की, तो वो क्या हो जाती है, अनलॉफुल असेंबली। तो एक अनलॉफुल असेंबली को रोका जा सकता है। इट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली। कल के दिन आप कलेक्टर वलेक्टर बन जाओगे तो ऐसी कोई भी अनलॉफुल असेंबली होगी तो आप ऑर्डर दे सकते हो कि इस असेंबली को फटाफट डिस्पर्स कराओ। या फिर आप एसपी बन गए हो, पुलिस वाले बन गए हो, तो ये आपकी ड्यूटी बन जाएगी कि आप ऐसी असेंबली को फटाफट खत्म कराओ। ठीक है, ठीक है जी। तो ये है सेक्शन 141। तो सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी 19 क्लॉज 3 में दिए हुए रेस्ट्रिक्शंस का ही एक फर्दर मैनिफेस्टेशन है। 1B क्या कहता है कि आपके पास राइट टू असेंबल पीसफुली है, लेकिन इस राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कैसे? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के ग्राउंड पर या फिर पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर। इन दोनों को हार्म कर रही है आपकी असेंबली तो रोका जा सकता है। 19(1)(c प्रोवाइड करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप समूह बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो, संघ, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये राइट दिया है 19(1)(c में। अगेन आप थोड़ा सा हिस्ट्री के पेजेस टर्न करें तो कॉलोनियल एरा में एसोसिएशंस बनाने पर भी बैन लग जाता था, यूनियंस बनाने पर बैन लग जाता था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह भी बैन कर दी जाती थी, क्योंकि लगता था ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो वो चीज इंडिया में नहीं है, या यूं कहें कि उसको थोड़ा सा एग्जाम्प्ट किया गया है। इंडिया में फ्रीडम दी हुई है एसोसिएशंस बनाने की, यूनियंस बनाने की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की। आप बना सकते हो। आप अक्सर न्यूज में पढ़ते होंगे कई सारे एसोसिएशंस के बारे में, या अभी ये जो कोरोना का आप दौर देख रहे हैं, कई सारे ऐसे ही यूनियन, कई सारे ऐसे ही एसोसिएशंस आगे आए हैं ना, जो बहुत पब्लिक स्पिरिट में काम कर रहे हैं। तो यदि उनको परमिशन ही नहीं होती एसोसिएशन बनाने की तो वो कैसे काम करते, है ना। तो वो राइट जो है वो 1C में दिया हुआ है आर्टिकल 19 के। लेकिन अगेन ये भी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये भी एक क्वालिफाइड राइट है, या ये भी एक राइट है विच कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इसके 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम देखते हैं। वो है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट एंड इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट। यदि आप कोई एसोसिएशन बना रहे हो जो स्टेट की सॉवरेनिटी को या इंटेग्रिटी को हार्म करता है, तो स्टेट उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। या फिर कोई ऐसा एसोसिएशन आप बना रहे हो
जिससे पब्लिक ऑर्डर को हार्म पहुंच रहा है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को हार्म पहुंच रहा है या जो कि मॉरलिटी को हार्म पहुंचा रहा है, ये एक रेस्ट्रिक्शन का ग्राउंड बनता है, ठीक है। 3 ग्राउंड इन टोटल बताए गए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में, जो आर्टिकल 19 1C के रेस्ट्रिक्शंस बनाते हैं। अब एक छोटा सा सवाल शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 19 1C और 19 1B में क्या अंतर है, असेंबली और एसोसिएशन में क्या अंतर होता है। तो एक बिल्कुल जनरल उनके बीच में अंतर मैं आपको बताऊं तो असेंबली एक शॉर्ट टर्म असेंबली होती है, आप फॉर अ टाइम बीइंग ऐड हुए और जैसे ही उसका पर्पस अकम्प्लिश हुआ वो खत्म हो गई। एसोसिएशन थोड़े से लॉन्ग टर्म होते हैं, परमानेंट तो नहीं कहूंगा क्योंकि इस दुनिया में या इस जहान में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, बट लॉन्ग टर्म होते हैं एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, लॉन्ग टर्म होते हैं, एक लंबा टर्म के लिए वो बनाए जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है 1B और 1C में। और एक छोटी सी बात जो हमने 1B में भी पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं 1C में भी आ जाती है, तो उस बात से रिलेटेड हम 2 केसेस यहीं पर देख लेते हैं, जो कि आर्टिकल 19 1B राइट टू असेंबल पीसफुली और आर्टिकल 19 1C राइट टू फॉर्म एसोसिएशन दोनों पर अप्लाई होते हैं। उन केसेस के नाम है, पहला रंगनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2003, रंगनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2003 के केस में कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दैट सिविल सर्वेंट्स डोंट हैव एनी लीगल राइट टू गो ऑन स्ट्राइक। ध्यान दीजिएगा इस बात पर बहुत अच्छे से, क्योंकि आप सभी आगे जाकर सिविल सर्वेंट बनने वाले हो। So, civil servants don't have any legal right to go on strike. They should take other remedies to redress their grievances. यदि कुछ शिकायतें हैं उनकी, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो अन्य उपाय हैं, अन्य उपचार हैं, अन्य रेमेडीज हैं, वो सिविल सर्वेंट्स को लेनी चाहिए, ना कि स्ट्राइक पर जाना चाहिए। दे डोंट हैव एनी लीगल राइट। यही बात हमने 19 1B में भी पढ़ी थी। देखिए, डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, है ना, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स तो है, लेकिन स्ट्राइक पर जाने का राइट नहीं है, हड़ताल करने का राइट नहीं है 19 1B के वर्च्यू से, ठीक है। वही बात इस रंगनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में कही गई थी, ठीक है। और ये 19 1C से कैसे कनेक्टेड है, तो सिविल सर्वेंट हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, सिविल सर्वेंट एसोसिएशन होते होंगे, है ना, अलग अलग उनके फोरम्स होते होंगे, वो तो आप बना सकते हो, लेकिन वो फोरम कभी भी स्ट्राइक पर नहीं ले जा सकते। देश के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। जरा सोचिएगा कि यदि कंट्री के सिविल सर्वेंट्स स्ट्राइक पर चले गए तो क्या होगा, क्या ये कंट्री चल पाएगी? इसलिए उन्हें रोका गया है स्ट्राइक पर जाने से, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक और केस है CPIM वर्सेस भरत कुमार पालीचा एंड अदर्स 1998। CPI एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, M स्टैंड फॉर माओ, आई थिंक दीज आर माओ सपोर्टर्स, जो भी। तो CPIM वर्सेस भरत कुमार पालीचा, इसमें कहा गया देयर इज नो राइट टू बंद, ठीक है। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत बंद, सागर बंद, मध्य प्रदेश बंद, है ना। तो ये जो बंद होते हैं ये यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज इनको इनवाइट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे बंद का कॉल करती हैं, है ना। और इसमें होता क्या कि जबरदस्ती भी दुकानें बंद कराई जाती हैं, या फिर जो भी संस्थान है वो सब बंद कराए जाते हैं, एंटरप्राइजेस बंद करा दिए जाते हैं जबरदस्ती, भले वो बंद ना करना चाह रहे हो। तो कुल मिलाकर ये कहा गया इट इज इलीगल एज इट कैरीज एलिमेंट ऑफ कोर्जन। कोर्जन का मतलब है डरा धमका कर कोई काम कराना, ठीक है, डरा कर काम कराना। एंड बंद क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल लाइफ, ठीक है।
So there is no right to band. It is illegal as it carries element of coercion and it creates disturbance in normal life. तो ये जो बात है ये 19(1)(b) पर भी अप्लाई होती है कि आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स, प्रोसेशन निकाल सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, लेकिन बंद इनवाइट नहीं कर सकते। कोई भी जगह या कोई भी एरिया को आप जबरदस्ती बंद नहीं करा सकते हो, ठीक है। और यही चीज 19(1)(c) पर भी थोड़ी बहुत एक्सटेंड होती है कि आप एसोसिएशन बनाओ, यूनियन बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, लेकिन जो एसोसिएशन आपने बनाया है या यूनियन बनाया है या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है वो बंद को इनवाइट नहीं करेगा। यू कैन नॉट कॉल फॉर बंद, ठीक है। आपका एसोसिएशन या यूनियन या सोसाइटी बंद नहीं करा सकता जबरदस्ती, ठीक है। ये था 19(1)(c) और उसका एक्सेप्शन। अब आगे दो आर्टिकल्स और दो राइट्स और पढ़ते हैं आर्टिकल 19 में ही, वो एक साथ हम पढ़ेंगे। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि है आर्टिकल 19(1)(d) में। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसी से बिल्कुल मिलता जुलता या इसी को और एक्सटेंड करते हुए जो राइट है वह आर्टिकल 19(1)(e), राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो नंबर 1, आप भारत के किसी भी कोने में फ्रीली जा सकते हो, ठीक है, ये एक जनरल बात हो गई। दूसरी बात, आप भारत के किसी भी कोने में रिसाइड कर सकते हो, कहीं पर भी सेटल हो सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है तो आप मुंबई में नहीं रह सकते हो, है ना, या फिर आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में सेटल नहीं हो सकते हो। ये बात कह रहा है 19(1)(d) और 19(1)(e). इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो छोटे से एग्जाम्पल से कि मैं सपोज कहीं एक जगह घूमने गया, क्यों जा पाया घूमने? बिकॉज आई हैव राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब मैं गया, मुझे वो जगह बड़ी पसंद आ गई, मैंने कहा भाई अब तो यहीं रहना है, मेरे को और कहीं जाना ही नहीं है, मैं यहीं रहूंगा, यहीं सेटल हो जाऊंगा। तो वो राइट दे रही है 19(1)(e), ठीक है। तो यू हैव राइट टू move freely throughout the country and you also have right to reside and settle in any part of country। ये दोनों बातें तो हो गई जनरल सी बातें। अब थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज ऐड करते हैं। टेक्निकलिटीज ये है कि क्या आप मेरे घर में घुस सकते हो फ्रीली? नो। या आप कहो कि साहेब हमारे पास तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया है और आपका घर इंडिया की टेरिटरी में आता है, तो आप मेरे घर में आकर रह सकते हो क्या विदाउट माय परमिशन? आंसर इज नो। तो भाई कुछ तो ऐसे दूसरे लॉज भी हैं जो इन चीजों को गवर्न करेंगे, है ना। लेकिन आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 19(1)(e) को एक्सेप्शन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो दे रहा है वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 5। याद रखिएगा, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 5 इज मेकिंग एक्सेप्शन टू बोथ 19(1)(d) और 19(1)(e। इन दोनों का एक्सेप्शन 19 क्लॉज 5 में है। देखिए लिखा भी है आर्टिकल 19 क्लॉज 5, रेस्ट्रिक्शन टू सब क्लॉज D and E, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एंड राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। इन दोनों राइट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है 19 क्लॉज 5, ठीक है। क्या है 19 क्लॉज 5? पहला, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। यदि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से हार्म हो रहा है आपके मूव करने से फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, है ना, तो आपकी ये राइट रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है। या फिर इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को
प्रिजर्व करना है। इन दोनों चीजों को आप एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझ लो। अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी भी है वो, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में कुछ एक ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर जाने की परमिशन नॉर्मल लोगों को नहीं है, जाने की ही परमिशन नहीं है। रिसाइड विसाइड की तो आप बात ही छोड़ दो, ठीक है। क्यों? एक तो वो जनरल इंटरेस्ट में है, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उन जगहों को इनहेबिट करने वाली जो ट्राइब्स हैं वो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, आदिम जनजातियां हैं वो। आदिम जनजातियों का मतलब आप बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे समझें, जो आज भी बिल्कुल अपने ट्राइबल लॉज से गवर्न होते हैं। उनमें मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल नहीं आया है, नई चीजें वो जानते ही नहीं है। एंड दे डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स, वो कहलाती है प्रिमिटिव ट्राइब्स। अभी एक न्यूज में आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले, एक यूएसए का पत्रकार होशियारी बताते हुए घुस गया था वहां पर, तो उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ऐसे में एंट्री या यूं कहें कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फॉर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, या फिर राइट टू रिसाइड एंड सेटल भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। दूसरी बात, पहाड़ वहाड़ पर हर कोई जमीन नहीं खरीद सकता। आप लोग शिमला में जमीन नहीं खरीद सकते, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस किए गए कि भाई पहाड़ पे जमीन लेने के राइट सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी लोगों के लिए होंगे। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ पे रहने वाले लोगों के जनरल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है या जनरल इंटरेस्ट को केटर करता है, इसलिए कुछ जगहों पर रिसाइड एंड सेटलिंग के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है। या फिर इसी का एक और एग्जांपल हम माने तो कश्मीर में भी पहले यही चीज थी कि कश्मीर में हर कोई जमीन जायदाद नहीं खरीद सकता था, सेटल नहीं हो सकता था, एक्सेट्रा, जस्ट टू प्रिजर्व दी जनरल इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल। अब हालांकि वो चीजें हट गई हैं जब से आर्टिकल 370 रिपील हुआ है ना। तो इस तरह से आर्टिकल 1D और आर्टिकल 1E पर 19 क्लॉज 5 के वर्च्यू से जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)G, आर्टिकल 19(1)G जो है वो बात करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। कोई भी ऑक्यूपेशन आप अपना सकते हो, कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हो, ठीक है, जो मर्जी आए। किराने की दुकान खोलनी है खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किराने की दुकान खोलनी खोल लो। डॉक्टर बनना है कोई बात नहीं, 10th के बाद बायो ले लो, पीएमटी का एग्जाम दो, एमबीबीएस कर लो, बन जाओ डॉक्टर। लॉयर बनना है कोई बात नहीं, लॉ की डिग्री ले लो, बन जाओ लॉयर। और कुछ बनना है, जो बनना है वो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी पर कोई वो रोक नहीं है ना। जैसे पहले हुआ करता था, आप थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री को याद कर लो, या एंशिएंट हिस्ट्री के बाद से वो एक बहुत लंबे टाइम तक चला कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही पर्टिकुलर प्रोफेशन में आएंगे, ठीक है। ये होता था ना पहले, या पर्टिकुलर तरह का काम एक पर्टिकुलर तरह की कम्युनिटी ही करेगी या क्लास ऑफ पीपल करेंगे, ये था। ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरह से यही था, है ना। उस चीज को यहाँ पर खत्म कर दिया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया कि भैया ये नहीं है, ये इक्वलिटी यदि आपको मेंटेन करनी है तो सबको सब कुछ करने का अधिकार है। तो जिसको जो बनना है, जिसको जो करना है वो करे, है ना। भाई तुम्हें फुटबॉलर बनना है, बनो, क्या दिक्कत है,
तुमको क्रिकेटर बनना बन जाओ, तुमको सिंगर बनना बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है, जो मर्जी है वो बन जाओ, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 19(1)(g) is providing you right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business, ठीक है। ये सारी चीजें वो बोल रहा है, फाइन, ठीक है, ये सारी चीजें अलाउड है। लेकिन अगेन थोड़ा सा कॉमन सेंस हम अप्लाई कर लें तो वही है कि आप यदि कॉमर्स लेकर 12वीं पास हुए, फिर आपने बीकॉम किया, बीकॉम कंप्लीट करने के बाद आप सोचो कि मैं जो है अब सफेद कोट पहन लूंगा, एक स्टेथोस्कोप डाल लूंगा और डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो ना, है ना। या फिर आप सिर्फ 5वीं पास हो और आप कहो कि हमको तो भैया यूपीएससी का फार्म भर के आईएएस बनना है, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो ना, है ना। या फिर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, तो भाई मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको फार्मा का नॉलेज होना जरूरी है, तभी तो आपको लाइसेंस मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, है ना। या जो भी है और भी कुछ काम आपको करना है तो उसकी लाइसेंसिंग होती है, परमिशन लेनी पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि आप वो सारे प्री रेक्विजिट्स जो है वो कंप्लीट कर लो, सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर लो, उसके बाद जो मर्जी आए प्रोफेशन आप चूज कर लो, जो मर्जी आए आप ट्रेड कर लो। ये छोटी सी बात है, यही बात कह रहा है 19 क्लॉज 6। 19 क्लॉज 6 है रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(1)(g) का। आर्टिकल 19(1)(g) का रेस्ट्रिक्शन है 19 क्लॉज 6 में, जो कहता है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, यदि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि किसी एक प्रोफेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर लॉ रोक रहा है किसी को कुछ काम करने से, कैसे, नंबर 1, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिस से एनी प्रोफेशन और फॉर कैरिंग एनी ट्रेड और बिजनेस। वही बात, आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS करना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो LLB करना पड़ेगा, CA बनना है तो उनका जो भी कोर्स होता है ना, IPCC, CPT एक्सेट्रा, वो क्लियर करना पड़ेगा, तब बन सकते हो, ठीक है। इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना पड़ेगा। तो जो भी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। या फिर किसी ट्रेड और बिजनेस को कैरी करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, मेडिकल स्टोर खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मा का नॉलेज होना चाहिए, बी फार्मा या डी फार्मा ऐसा कुछ आपने किया होगा, तभी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, है ना। तो ये बात कह रहा है 19 क्लॉज 6। दूसरा, कंप्लीट और पार्शियल एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज, यदि कोई ऐसा लॉ जो कंप्लीटली या पार्शियली एक्सक्लूड कर रहा है सिटीजन्स को किसी तरह के ट्रेड से, तो वो ट्रेड आप नहीं कर सकते। दो तरह से इसको हम देख सकते हैं। स्मगलिंग आप जानते होंगे, कुछ चीजों को कंप्लीटली एक्सक्लूड किया गया कि भैया इनका ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। आप कोई नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग बेच रहे हो वो आप नहीं बेच सकते, या इलीगल हथियारों की तस्करी आप कर रहे हो, दैट इज कंप्लीट एक्सक्लूजन, ठीक है। वो कंप्लीट एक्सक्लूजन है, वो काम आप नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एक लॉ प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी बात नहीं कर सकते आप, सिंपल एज दैट। या फिर पार्शियल एक्सक्लूजन, कुछ तरह के पार्शियल एक्सक्लूजन है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी की चीजों में डील करना, वो काम गवर्नमेंट ही करती है ना। ऐसा आप नहीं कर सकते ना कि हम एक दुकान खोल लें न्यूक्लियर एनर्जी वाली, यहाँ पर मतलब यहाँ पर एटम बम बनाए जाते हैं और न्यूक्लियर उससे बिजली बनाई जाती है, ऐसा तो नहीं कर सकते आप भाई, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में एक्सक्लूड किया गया सिटीजन को। देखिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी में होंगे इन्वॉल्व, वो भी होंगे तो सिटीजन ही, लेकिन वो ऐसे सिटीजन होंगे जिनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, ठीक है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ पार्शियल एक्सक्लूजन, ठीक है।
तो कंप्लीट या पार्शियल एक्सक्लूजन यदि है गवर्नमेंट का के द्वारा जो दिया गया है किसी लॉ में, तो आप वो प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, 19(1)(g आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब एक चीज और छोटी सी यहाँ पर देख लो, ई के बाद सीधा जी आ गया है, एफ गायब है बीच में, है ना, एफ गायब है। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले जब हम 19 का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब बताया था, 19(1)(f) में राइट टू प्रॉपर्टी था, और मैंने कहा था आर्टिकल 31 के साथ आप 19(1)(f) भी लिख लेना, 44th अमेंडमेंट में वो हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा ये बात, 19(1)(f) was repealed in 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, 1978 में 44th अमेंडमेंट ने हटा दिया था 1F, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को, जो बात करते थे राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है,